बच्चों, आज हम कक्षा 6 में व्याकरण का शब्द विचार पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण तथा वर्ण विचार पर चर्चा की थी और उसके बारे में जाना था। तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग शब्द विचार पर चर्चा करेंगे और शब्दों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं शब्द विचार। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी भाषा में शब्द का विशेष महत्व होता है। बिना शब्दों के वाक्य नहीं बन सकता। भाषा का चाहे लिखित रूप हो चाहे मौखिक, बिना शब्द के वाक्य निर्माण नहीं होता। वाक्यों में शब्द तत्सम, तद्भव, स्वदेशी, विदेशी सभी प्रकार के हो सकते हैं। शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। शब्द ही भाषा और उसकी समस्त संप्रेषण शक्तियों का आधार है, क्योंकि शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। विचारों को व्यक्त करने में ये सहायक होते हैं। तो इससे पहले हमने अध्याय में पढ़ा था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब हम 3 वर्ण लेते हैं, क, म और च। इन 3 वर्णों को इसी क्रम में जोड़ने से शब्द बनता है। क, म, च, कमच। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा कमच। परंतु कमच शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अगर इन वर्णों को क्रम बदलकर पुनः चमक के रूप में लिखा जाए तो आप तुरंत ही इस शब्द का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि चमक शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है कि इसका अर्थ होता है चमकना, तारों का चमकना, बिजली का चमकना, चांद का चमकना आदि। अतः स्पष्ट है कि वर्णों का एक ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। तो इस उदाहरण से ये समझ में आता है कि अगर हम कुछ भी कहीं से कोई भी वर्ण लिख दें तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द में वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाता है। और इससे हम कह सकते हैं कि वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जैसे घोड़ा, किताब, अंक, कमल आदि। शब्द भाषा की ऐसी इकाई है जिसका कुछ अर्थ होता है। कमल शब्द सुनते ही हम एक विशेष फूल की कल्पना करते हैं। घोड़ा शब्द सुनते ही एक विशेष जानवर की कल्पना करते हैं। अतः हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो चित्र उभरते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को भाषा के रूप में व्यक्त करने का कार्य ये शब्द करते हैं। तो इस तरह से जो है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यानी कि शब्द मिलकर भाषा बनते हैं और इसमें सार्थक वर्णों का समूह होना आवश्यक होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पतंग है, भारत है,
एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो व्यायाम कर रहा है और एक लड़का खेल रहा है, खेल कर बैठा है और एक बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि शब्द और पद ये दोनों क्या हैं। तो शब्द जो है वो शब्द के विषय में तो हम जान गए कि ये भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती हैं और पुस्तक शब्द से हम उसकी कल्पना तो करते हैं पर अन्य विचार स्पष्ट नहीं कर पाते। तो इसमें क्योंकि पुस्तक का क्या किया जाए, पुस्तक को रखा जाए, पढ़ा जाए, खोला जाए या शिक्षक को पढ़ाने के लिए दिया जाए। अतः शब्द सार्थक तो होते हैं परंतु वक्ता के मनोभावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते। यदि शिक्षक कहते कि पुस्तक पढ़ो तो आप तुरंत पुस्तक पढ़ने लग जाते और यदि कहते कि पुस्तक मेज पर रखो तो आप उसे मेज पर रख देते। अब आप जान गए होंगे कि वाक्य ही हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। वाक्य में भी व्याकरण के नियमों में बंधे सार्थक शब्द ही होते हैं। इन्हें पद कहा जाता है। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, लेकिन केवल एक शब्द से हमें भाव समझ में नहीं आता जब तक कि हम एक वाक्य न बोलें। अगर खाली एक शब्द बोल देंगे पुस्तक, तो इससे ये नहीं समझ में आएगा कि हमें यहाँ करना क्या है, इस पुस्तक को क्या करना है, किसी को देना है या किसी से लेना है या इसको पढ़ना है या पढ़ाना है, क्या करना है इसका, ये स्पष्ट नहीं होता है। और जब हम इस पुस्तक के साथ अन्य शब्द जोड़कर सार्थक शब्द, ये नहीं कि कोई भी शब्द बना दिए 2-3 वर्ड मिलाकर, निरर्थक शब्द वो हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए वाक्य में भी सार्थक शब्दों का समूह होता है। तो जब हम उसे प्रयोग करते हैं वाक्य में, तब वो शब्द जो है पद कहलाता है। जब हम कहते हैं कि पुस्तक पढ़ो या पुस्तक ले लो या रख दो, तो इससे जो है वो पुस्तक शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग तो होता है तो उसे पद कहते हैं। वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ता है। यह कार्य व्याकरण के नियमों से ही होता है। जैसे मधुर पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाएंगे। यहाँ पे मधुर शब्द भी पद है, पुस्तक शब्द भी पद है, पढ़ता और है, ये दोनों शब्द पद है। तो इस तरह से जब एक सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब शब्दों के भेदों का विवेचन कई आधार पर होता है। जैसे शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि शब्द कैसे बने, कहाँ से आए, इन्हें किसने बनाया, इनकी खोज किसने की, कमल को पंकज और जलज क्यों कहते हैं, पृथ्वी को धरा एवं वसुधा क्यों कहा जाता है आदि। तो इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है और हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते भी हैं। आखिर में ये जो बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, लोग जो बोलते हैं, लिखते हैं अपने विचार, तो ये सारी चीज़ें, ये शब्द आखिर में कैसे बने, कहाँ से आए और
क्यों ऐसे कहा जाता है? किसी चीज़ को कमल या पंकज या वसुंधरा क्यों कहा जाता है? यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। तो चित्र में पहले चित्र में कहाँ से आए, दूसरे में किसने बनाया और तीसरे में शब्द कैसे बने। तो बच्चों, शब्द सभ्यता के विकास के साथ साथ बने। नई जानकारी या नए आविष्कार और निरंतर मनुष्य के बुद्धि विकास ने ही शब्दों को जन्म दिया। तो मनुष्य अपनी बुद्धि से ही शब्दों को बनाया और हमारी हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है। तो आइए देखें इसकी समृद्धि में ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, इनका स्रोत क्या है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अब हमारे ये जो शब्द हैं ये इतने अधिक हैं, इनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनका अलग अलग तरह के शब्दों का वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमें ये ज्ञान हो कि शब्द किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो वर्णों के सार्थक समूह जो शब्द कहलाते हैं, वे शब्द किस आधार पर अलग अलग बांटे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। तो ये शब्द जो है वो कहाँ से इनका निर्माण हुआ, कहाँ से बने, ये उत्पत्ति के आधार पर ये माने जाते हैं। और दूसरा है रचना के आधार पर। तो बनावट के आधार पर किस तरह के शब्द होते हैं वो हम लोग इसमें जानेंगे। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और इनका प्रयोग किस प्रकार होता है और कैसे इसमें वर्गीकरण किया गया है, इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो ये 4 प्रकार हैं, 4 वर्गीकरण हैं शब्दों को विभाजित करने का, बांटने का, जिससे कि हम अलग अलग तरह के शब्दों को जान सकें। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि ये शब्द यहाँ पर विदेशी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। ये सारे शब्द हैं जो इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द। तो तत् प्लस सम का अर्थ है उसी के समान, अर्थात हिंदी की जननी भाषा संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे ज्ञान, गुरु, पत्र, शिक्षक, सूर्य आदि। तो संस्कृत के जिन शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम उसी के समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो मयूर, जैसे मोर होता है हिंदी में, और वो तद्भव है। मयूर जो है वो
मोर, मयूर तत्सम शब्द है। वानर, वानर शब्द तत्सम है। जैसे हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं कि राम ने वानर सेना लंका भेजी, तो यहाँ पे वानर जो है वो तत्सम है। और सूर्य, सूर्य शब्द तत्सम है। और जब हम इसे कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, यहाँ पे सूरज शब्द जो है वो तद्भव है। तो तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द जो है वो तत्भव का अर्थ है वैसे ही हो पर वे न हो। तत् मतलब वैसे ही, भव मतलब हो, पर वे न हो, सेम समान जो है वो उसी तरह का प्रयोग न हो। अर्थात थोड़े से रूप परिवर्तित करने से बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत के ही समान हो लेकिन उनका थोड़ा रूप परिवर्तन हो, वो थोड़ा अलग तरह से बोले जाएं। तो वे शब्द जो संस्कृत के शब्द तो हैं परंतु हिंदी में थोड़े से कम परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, खेत, क्षेत्र जो है वो तत्सम हो गया और क्षेत्र यानी खेत जो है वो तद्भव हो गया। ये क्षेत्र से ही बना है लेकिन इसमें थोड़ा रूप परिवर्तन हो गया है, यहाँ पे खेत हो गया है। गृह का घर, दुग्ध का दूध आदि। यहाँ खेत, घर एवं दूध क्रमशः क्षेत्र, गृह एवं दुग्ध के तद्भव रूप हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका मूल संस्कृत होता है परंतु हिंदी में बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि से आग बना है तो अग्नि तत्सम है और तद्भव। हम दोनों को एक साथ समझेंगे, तत्सम और तद्भव, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों का उदाहरण एक साथ देने से दोनों का अंतर समझ में आ जाता है कि इन दोनों शब्द में तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। और इसी तरह से मोर मयूर से बना है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं तत्सम शब्दों के, जिसे हम लोग एक बार उच्चारण करेंगे ताकि तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों में क्या परिवर्तन हुआ है तत्सम से तद्भव बनने में, क्योंकि तत्सम से ही तद्भव बना है। इसलिए तद्भव जो शब्द बने हैं उनमें क्या परिवर्तन आया है हम लोग इन उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अग्नि, अक्षि। पहला शब्द है अक्षि, अक्षि मतलब और आँख होता है और ये तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव है आँख। दूसरा है उष्ट्र और ये जो है ऊँट कहलाता है। संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं ऊँट को और अक्ष कहते हैं आँख को संस्कृत में। तो उष्ट्र शब्द संस्कृत का है इसलिए वो तत्सम कहलाएगा और उसी का बदला हुआ रूप ऊँट है। ये हिंदी का हिंदी में ये तद्भव हो जाता है। और क्षेत्र अभी ये हम लोग पढ़े थे ऊपर। अब है जिह्वा, जीभ। संस्कृत में जिह्वा कहते हैं और वही तद्भव होकर हिंदी में जीभ बन गया है। और हस्त, हस्त हाथ, कार्य काम, दंत दांत। ये सुन के ही समझ में आ जा रहा है उच्चारण से ही कि ये अंतर इसमें हुआ है। और सर्प सांप, मुख मुँह, इसमें बहुत सारी चीज़ें समान हैं और कुछ परिवर्तन है इसमें लिखने में। अग्नि आग, कर्म काम, घृत घी, दधि दही, चंद्र चांद, सूर्य सूरज, दुग्ध दूध, वधू बहू,
मयूर मोर। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अश्रु आंसू, और हस्ती हाथी, सप्त सात, ओष्ठ ओंठ, गृह घर, कोकिल कोयल, कर्ण कान, काष्ठ काठ, ज्येष्ठ जेठ। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव क्लास 6 में, क्लास 6 में व्याकरण में बच्चों को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत पाठ में प्रयोग होते हैं जो कि बच्चों को अगर ये अच्छे से समझ लेंगे तो उनको पाठ में भी आए हुए ऐसे शब्दों को समझने में सरलता होगी और वो उसे तुरंत पहचान लेंगे कि ये तद्भव है या तत्सम है। तो इसलिए यहाँ पे शब्दों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो हम लोग देशज शब्द भी देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है, इसमें तत्सम तद्भव के बाद देशज शब्द। देशज और विदेशी, ये 4 तरह के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें से हम लोगों ने अभी तत्सम और तद्भव पहचानना सीख लिया है। अब हम लोग पहचानेंगे कि देशज शब्द क्या होते हैं, क्योंकि आपकी हिंदी की पुस्तक में बहुत जगह ऐसे शब्द आएंगे, तो आप अगर इसे समझ लेंगे तो उसे पहचान लेंगे कि ये देशज शब्द हैं। तो जो शब्द देश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देहात, लड़का, थैला, खिड़की आदि। ये शब्द ध्वनि, कार्य अथवा पदार्थ के अनुसार ही गढ़ लिए गए हैं, तो ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे। जैसे खड़ खड़ खिड़की, आम का बाग अमराई। जैसे कि आम का बाग हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ देशज जो शुद्ध रूप में हम लोग बोलते हैं आम का बाग, तो वहाँ देशज भाषा में हम लोग बोलेंगे अमराई। पानी पीने का स्थान, तो उसे बोलेंगे प्याऊ। और खौं खौं भौं भौं आदि, ये देशज शब्द हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जैसे मुकुट शब्द हुआ, खिड़की हुआ, छत हुआ, लोटा हुआ, पगड़ी हुआ, ये सारे शब्द जो है वो देशज शब्द हैं। अब हम लोग देखेंगे विदेशी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। जो शब्द अनेक विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कॉपी, डॉक्टर, ऑफिस, चाय, मरीज, कलम आदि। मरीज, कलम आदि, तो ये सारे शब्द जो है वो विदेशी शब्द हैं। इसमें अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण। अब यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजी से लिए गए शब्द हैं, जैसा कि अभी हम बताए भी हैं आप लोग को। इसमें कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। मास्टर, कोर्ट, स्कूल, रेल, कार, बस, डॉक्टर, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें। जैसे क्रेन, टेलीफोन, बल्ब, स्टेशन, इंजीनियर, ये सभी शब्द जो है वो विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं और ये अंग्रेजी से यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं हिंदी में। अब हम लोग
यहाँ पर देखेंगे कि अरबी से लिए गए शब्द कौन कौन से हैं। ये भी सब विदेशी भाषा है जो हिंदी में ये शब्द प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो इसमें अमीर, इतिहास, इलाज, औलाद, कतार, गरीब, फ़कीर, औरत, ईमानदार और इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। कदम, कद्र, फौज, बगावत, वकील, हवा, तूफ़ान, सुबह, तारीख, कुर्सी, कलम, खत, आदमी, कानून, खबर आदि। तो ये सारे अरबी भाषा से लिए गए शब्द हैं। अब हम लोग कुछ शब्द देखेंगे जो फ़ारसी से लिए गए शब्द हैं, जैसे ज़िंदगी, अनार, आसान, कद, जल्दी, तमाम, ज़मीन, किताब, चाकू, खमीर, चपरासी, ज़रूर, ताक, दरवाज़ा, परेशान, पाजामा, फौलाद, बीमार, मरीज़, लिफाफा, हलवा, खून आदि। ये सब फ़ारसी के लिए गए शब्द हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तुर्की से लिए गए शब्द। तो तुर्की भाषा से कुछ शब्द हम लोग देखेंगे ताकि उसके बारे में पता चले कि ये कौन कौन से शब्द होते हैं। और यहाँ पे कुछ शब्दों का उदाहरण दिया गया है। कालीन, काजू, काबू, कुली, बुलबुल, कुर्ता, खच्चर, गनीमत, चाकू, तुर्क, तोप, दारोगा, बहादुर, बारूद, लाश, सुराग, खान आदि। तो ये शब्द तुर्की भाषा से लिए गए शब्द हैं। पुर्तगाली से लिए गए शब्द। पुर्तगाली भाषा से जो शब्द लिए गए हैं, जैसे कि प्याज, कमरा, बाल्टी, तौलिया, काजू, गोदाम, तंबाकू आदि। तो ये पुर्तगाली शब्द हैं, जैसे गमला, आलू, गोभी, ये सभी शब्द इसमें भाषा में प्रयोग होते हैं। फ्रांसीसी से लिए गए शब्द। फ्रांसीसी में जैसे कूपन, कारतूस, अंग्रेज़ आदि। तो ये शब्द जो है वो शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में ऐसे बहुत शब्द हैं जो बदल के तद्भव में प्रयोग, उससे तद्भव शब्द बनते हैं, और देशज शब्द होते हैं जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं। तो देशज शब्द वे हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द न तो तत्सम परंपरा के हैं न ही तद्भव हैं। अब आप लोग ये चारों वर्गीकरण जो उत्पत्ति के आधार पर हुआ है, तो इसको ध्यान देंगे कि ये न तो तद्भव हैं, देशज शब्द न तो तद्भव होते हैं न ही तत्सम होते हैं। जैसे भोंदू, भोंपू, झाड़ू, सड़क, पगड़ी, लोटा, टांग, फावड़ा, ये झंझट, ये अटकल, ये सारे शब्द जो है वो कुछ शब्द अनुकरणात्मक हैं, जैसे भड़भड़ाना, घड़घड़ाना, चमचमाना, जगमगाना आदि। और कुछ शब्द जो है वो दृश्यात्मक भी हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अपने ही ढंग से बनकर प्रयुक्त किए जाने लगे हैं।
जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। और विदेशी शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से आए हुए हैं। तो इसमें जो है ये शब्द हिंदी में विदेशी भाषाओं से आकर प्रयोग होने लगे हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि शब्द विचार में शब्द जो है सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है कि सार्थक शब्दों के समूह से बनने वाले वर्ण समूह को एक या एक अधिक वर्णों से जो मेल करने से जो सार्थक वर्ण है उसके समूह को शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर बने शब्दों के बारे में हम लोगों ने जाना और उसका प्रयोग किस तरह से होता है और किन किन कैसे कैसे शब्द होते हैं उनका उदाहरण हम लोगों ने देखा। तो उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने ऐसे शब्दों को पहचानने का अभ्यास किया कि किस तरह से कैसे कैसे ये शब्द होते हैं। तो आज हम लोग केवल शब्द के उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके बारे में जानें और इसके आगे हम लोग इसके दूसरे भेद के दूसरे वर्गीकरण के आधार पर हम लोग शब्दों को देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।